हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा का पढ़ा दिया था। एंड इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैसे याद करना है। कि आपके क्लास मॉनिटर्स है, वैसे ही सेम लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं स्पीकर, डेप्टी स्पीकर एंड चेयरपर्सन। अगर सबसे पहले स्पीकर भाग लेंगे, अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर भाग लेंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन चुना जाता है, तो उसमें से कोई एक पर्सन प्रिसाइड कर सकता है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, पहले कौन है? स्पीकर। दूसरे कौन है? डेप्यूटी स्पीकर। तीसरे कौन है? चेयरपर्सन। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, उसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब पहले हम पढ़ेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा कि चुने कैसे जाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा चुने कैसे जाते हैं, कैसे बनते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अब लोकसभा में मैंने आपको बताया था 550 टोटल मेंबर्स होते हैं। तो ये 550 मेंबर्स है, ये अपने में से किसी एक मेंबर को स्पीकर अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंट का मतलब इलेक्ट कर देंगे। और मेनली स्पीकर फिर किनका बनेगा? इलेक्शन हो रहा है तो किनका बनेगा? जिनकी गवर्नमेंट है, जिनके पास लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी है। देखिए, मैं एक सिंपल एक उसमें बताता हूं कि सरकार कैसे बनती है। पहले तो देखिए, हमें सरकार बनानी है। अब नेक्स्ट ईयर लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये तो मैंने लिख दिया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मुझे पता है लोकसभा एंड राज्यसभा से बनती है। तो अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी? लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें से 550 मेंबर चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। हर स्टेट में कुछ सीट्स दी गई है, उन सीट्स पे जीत के। सो जिसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस वन से ज्यादा, मतलब 550 का 50% क्या हो गया? 275। मतलब जिसके पास 276 या इससे ज्यादा है, तो वो अपनी सरकार बना सकता है। समझे यहां तक? 550 मेंबर तो चुन लिए गए। अब उसमें से अगर किसी पार्टी ने 276 या 276 से ज्यादा सीट जीत ली तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। और जो 274 बच गए वो सब क्या कहलाएंगे? अपोजिशन। यहां तक समझ आ गया? लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसमें हम पीपल ने वोट किया और ये 550 मेंबर चुने। तो जिसके पास 50% से ज्यादा मेजोरिटी आएगी, मतलब 276 या 276 से ज्यादा सीट्स होगी, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मैं बाद में बताऊंगा, पहले कौन गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये जो 276 से ज्यादा है, मान लीजिए बीजेपी है, तो ये अपना ही मेंबर वोट इलेक्ट करके क्या बना देगी? स्पीकर बना देगी। किसका? लोकसभा।
आया बात समझ में? अब आते हैं हम पीडीएफ पे अपनी दोबारा। तो इसमें मैंने यही बताया, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, whenever the office of speaker falls vacant, the lok sabha elects another member to fill the vacancy। मान लीजिए किसी कारणवश लोकसभा के जो स्पीकर है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या किसी कारणवश वो खाली हो गई सीट, ठीक है, तो दोबारा उनको इलेक्ट करना पड़ेगा स्पीकर को अपने में से। टेन्योर ऑफ द स्पीकर इज नॉर्मली रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफ द लोकसभा। स्पीकर कब तक स्पीकर रहते हैं? लाइफ ऑफ द लोकसभा जनरली, मतलब 5 साल, 5 ईयर्स। तो उनका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? मैक्सिमम 5 ईयर्स। अब व्हेन स्पीकर हैज टू वैकेट हिज ऑफिस, स्पीकर अपना कब वैकेट करेंगे अपनी पोस्ट, कब वैकेट करेंगे अपनी सीट को? अब ये पढ़ते हैं, इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यदि वो लोकसभा की मेंबरशिप उनकी छूट जाए तो क्या होगा? तो उनको अपनी स्पीकर की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, देखिए ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सब में आता है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं? स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। स्पीकर किनको देंगे रेजिग्नेशन? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 एडवांस नोटिस। अगर मान लीजिए स्पीकर को हटाना हो अपनी पोस्ट से, कुछ वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोस्ट को, कुछ भी हो, अभी वो पढ़ाऊंगा कि कब हटाया जाता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, स्पीकर जो है हमारे, उनको कैसे हटा सकते हैं? जब एक रेजोल्यूशन लाया जाए, रेजोल्यूशन किस चीज का? स्पीकर को हटाने का, ठीक है, और रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन लाया गया है वो 14 दिन के एडवांस नोटिस के बाद लाया जाएगा। पहले नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को कि हम आपके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया आपको रिमूव करने का, 14 डेज पहले, और 14 डेज के बाद वो रेजोल्यूशन लोकसभा में लाया जाएगा। यदि वो रेजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा 550 में का मेजोरिटी, मतलब 276 या 276 से ज्यादा वोट ले लेता है, तो स्पीकर रिमूव हो जाएंगे। When a resolution for removal of speaker is under consideration in the house, he cannot preside at the sitting of the house though he may be present। इसका मतलब क्या हुआ 14 पॉइंट का? 14 पॉइंट का मतलब ये हुआ, मान लीजिए रेजोल्यूशन आ गया लोकसभा के अंदर, तो स्पीकर अपना स्पीकर का काम उनको छोड़ना पड़ेगा। कब तक छोड़ना पड़ेगा? जब तक वो प्रोसेस चल रहा है हाउस के अंदर। यदि वो रेजोल्यूशन पास होने में फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो स्पीकर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सीट के ऊपर। पर अगर वह पास हो जाता है रेजोल्यूशन, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। आई बात समझ में? अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मान लीजिए जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व कैसे हो गई? 5 साल पूरे हो गए। डिसॉल्व कब कब हो सकती है?
और कौन करता है? जो लोकसभा है ये डिसॉल्व कब कब होती है? पहला, या तो 5 इयर्स पूरे हो जाए लोकसभा के तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, न्यू लोकसभा के इलेक्शन होंगे। मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कोई एक्स गवर्नमेंट बनी है, उसने कोएलिशन गवर्नमेंट बना रखी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, इन चारों ने मिलके एक एक्स गवर्नमेंट बना रखी है, इन चारों ने मिलके 270 286 286 बना रखी है, जिसमें से डी की 20 सीट्स है, बाकी इन तीनों की मिला के क्या है 260 है। अब डी ने कहा मैं कोलिएशन तोड़ रहा हूं, तो एक्स को क्या है, एक्स एक्स क्या है, एक्स सरकार गिर जाएगी, एक्स सरकार गिर जाएगी, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी। यदि अगर अब मान लीजिए इन्होंने सपोर्ट छोड़ दिया, सरकार बन ही नहीं पाती दोबारा, कि ए बी सी ये किसी और के साथ, ये 260 है इनके पास सीट्स है, ये किसी और के साथ मिलकर 276 अबाव कर ले, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे। जो अपोजिशन है ये डी है, ये अपोजिशन के साथ भी नहीं मिल रहा, मतलब बन ही नहीं पा रही सरकार, 276 की मेजोरिटी नहीं बन पा रही किसी से भी, तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और न्यू इलेक्शन को अनाउंस कर सकते हैं कि न्यू इलेक्शन करवाया जाए। वैसे प्रेसिडेंट अनाउंस नहीं करते, वो सिर्फ डिसॉल्व करते हैं, बाकी बात की बात है, मतलब न्यू फॉर्म करी जाएगी इसके बाद। और यदि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दे, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? गुड। तो डिसॉल्व का मतलब यही है, वेनेवर द whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उस लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, तब उस लोकसभा के जो स्पीकर है, मान लीजिए लोकसभा न्यू बन गई, न्यू, ठीक है, तो वो जो स्पीकर है वो तब तक सीट नहीं छोड़ेंगे जब तक न्यू लोकसभा फॉर्म नहीं हो जाती। ठीक है, कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक न्यू लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग नहीं हो जाती, फर्स्ट सिटिंग में से पहले वो अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो बताता हूं मैं इसके अंदर एक बात। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए एक लोकसभा 1 है, इनके जो स्पीकर है वो 1 है, अब ये हो गई डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब सारे एमपी गए, न्यू एमपी बनेंगे लोकसभा के, तो ये जो स्पीकर है ये नहीं अपनी सीट वैकेंट करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक न्यू फॉर्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पे लोकसभा 2 फॉर्म हो गई है, लोकसभा 2 फॉर्म होती है, अब इसकी फर्स्ट सिटिंग से पहले, लोकसभा 2 की फर्स्ट सिटिंग से पहले ये अपनी सीट वैकेट कर देंगे, और क्या होगा, और स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट किए जाएंगे, इनको बोलते हैं स्पीकर प्रो टेम को टेम्पररी स्पीकर,
उनका काम बस ये होता है बोलना कि स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाए। अब ये बोलेंगे स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए तो न्यू स्पीकर स्पीकर 2 बन जाएंगे, जो किसको प्रिसाइड करेंगे, लोकसभा 2 को। समझ आ गई? बस थोड़ा एक बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, क्योंकि 2-3 बार आपको जरूर देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, कंसेप्ट को। अब इसमें मैंने यही समझाया इसके अंदर। इसमें मैंने आपको यही समझाया है, whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब पावर्स देखते हैं। रूल अब देखते हैं रोल, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। अब जो हमारे स्पीकर बन चुके हैं लोकसभा के, ठीक है, उनका काम क्या है? ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, वही मॉनिटर का काम। आप लोकसभा के चैनल देखेंगे उसमें वो कहेंगे, स्पीकर कहते हैं एक बार शांत रहिए मत बोलिए, आप शांत रहिए मत बोलिए, आप बोलिए, आप उल्लंघन नहीं कर सकते लोकसभा का। समझिए, ये स्पीकर का काम होता है। थर्ड पॉइंट, ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही एडजर्न्स द हाउस एंड सस्पेंड द मीटिंग। एडजर्न मतलब मान लीजिए कुछ टाइम के लिए बोल दिया कि नहीं अब हम थोड़ा रोक रहे हैं कार्यकाल को और 2 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजर्न करना। तो कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं ऑफ लोकसभा। वो कहेंगे और सस्पेंड, किस मीटिंग को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। इवन उनके पास पावर होती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने की। समझ गए? क्योंकि उनको उनका ऑर्डर और डेकोरम पूरा सेट रखना है हाउस का, कि कोई उल्टा सीधा ना बोले और अच्छे से वार्तालाप सबके बीच। ही कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कास्टिंग वोट क्या है? कास्टिंग वोट, व्हाट इज कास्टिंग वोट? देखिए मान लीजिए हमें पता है लोकसभा के अंदर बिल लेके आते हैं, कोई लॉ बनाना है, उस पर वोट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो टाई हो गया, वोटिंग क्या हुई? टाई हो गई। क्या हुआ कि 275 275 74 टाई हो गया वहां पे कि अब कैसे करें जी, या तो 275 डाल देते हैं वैसे तो, कि भाई हाँ भी उतनी ही वोट आई है और ना भी उतनी वोट आई है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मान लीजिए इसमें मैंने 50 और 50 हो गया, 50 सॉरी 50 नहीं, 100 और 100 हो गया। 100% ने यस बोल दिया और 100% ने नो बोल दिया। अब यहाँ पे तो बिल फंस गया। अब क्या होगा? अब वोट कौन देंगे? स्पीकर देंगे हमारे वोट। स्पीकर वोट करेंगे, वो हाँ भी बोल सकते हैं, वो ना भी बोल सकते हैं। तो जो वोट स्पीकर करते हैं उसको बोलते हैं हम कास्टिंग वोट। समझ आ गया सबको? DULLB, UPSC, SSC, EPFO काफी में ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज कास्टिंग वोट। वैसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है पर पता होना चाहिए।
ही प्रिसाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 पॉइंट, ही प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग जनरली सुन लीजिए, जॉइंट सिटिंग क्या होती है। कुछ बिल ऐसे होते हैं, मैंने बताया आपको इसके अंदर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट सर के पास जाएगा, मैम के पास जाएगा, प्रेसिडेंट। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया पर राज्यसभा ना उसमें हाँ बोल रहा है ना बोल रहा, या मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल पास करा और लोकसभा में गया, ना ये हाँ बोल रहा है ना बोल रहा, फंसा हुआ है बिल और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोल सकते हैं। ये वैसे मैं अलग पढ़ा दूंगा। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलके बैठती है और बिल पे डिस्कशन होता है। ये ज्वाइंट सिटिंग दिया हुआ है आर्टिकल 108 में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 को प्रिसाइड, और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे स्पीकर। अंडरस्टूड। अब आगे पढ़ते हैं इसके अंदर हम। He decide whether a bill is a money bill or not and his decision is final। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये बिल मनी बिल, अभी ये मत पूछना कि मनी बिल क्या है। मनी बिल में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मनी बिल अच्छे से समझाऊंगा, वरना थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He decides the question of disqualification of a member of Lok Sabha arising on the ground of defection under 10th schedule. Supreme Court ruled that the decision of the speaker in this regard is under judicial review। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए हम पहले पढ़ा करते थे कि एक पर्सन ने, एक सरकार, मान लीजिए ए और बी है, अभी ए की सरकार चल रही है पर किसी सी के साथ मिलके चल रही है। अब सी ने अपना गठ छोड़ छोड़ के बी को सपोर्ट कर दिया, अब बी सी की सरकार बन गई, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद फिर सी ने आगे छोड़ा, फिर ए के साथ हो गया, फिर ए सी की सरकार बन गई। तो ये इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था। उसके अंदर सीधा कहा कि अगर 2/3 से कम, अगर 2/3 से कम मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वह डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो लोकसभा में कौन डिसाइड करेंगे, स्पीकर। लोकसभा है, मान लीजिए लोकसभा में 300 की उनकी सीट है, 300 पे सरकार बनी हुई है, बाकी बची हमारी 250। अब इन्होंने क्या करा, इसमें से जो 50 मेंबर है, 50 मेंबर इसकी तरफ चले गए, तो या 250 हो गया या 300 हो गया, अब इनकी सरकार बन जाएगी। पर जो इनको सपोर्ट था ये 200 प्लस 100 का बना हुआ था, और जो 50 मेंबर गए वो इस 100 में से गए हैं, 50% गई। पर जानी मैंने बताया कितना, 2/3। जो 2/3 होता है 50% से ऊपर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो 50 मेंबर ए से बी की तरफ गए हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। हाँ, अगर 100 के 100 चले जाते, अगर 100 के 100 चले जाते तो वह डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये डिस्क्वालीफाई कौन डिसाइड करते हैं, ये हमारे करते हैं स्पीकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी मैं अलग समझाऊंगा। अब बात आती है हमारी डेप्यूटी स्पीकर की। अब बात हम आती है हमारी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमने स्पीकर पढ़ लिया, कैसे चुने जाते हैं, क्या उनका कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे डेप्यूटी स्पीकर। देखिए, डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकसभा itself from among its member. He is elected after the election of speaker has taken place।
जैसे स्पीकर को इलेक्ट हमने करा था वैसे ही सेम डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, समझ गए। पर पहले स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। अब ड्यूटी क्या होती है, मान लीजिए ड्यूटी नहीं सॉरी, जब स्पीकर की सीट वैकेंट हो, डेप्यूटी स्पीकर तो कौन करेगा, इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो मेंबर का लोकसभा नहीं है तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से देखिए, इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द स्पीकर, मैंने क्या बताया था, स्पीकर कैसे रिजाइन करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देके, डेप्यूटी स्पीकर कैसे रेजिग्नेशन देंगे, वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे अपना, समझ गए। अब सेम वही चीज, जैसे उनको हटाया जाता है स्पीकर को, वैसे ही सेम डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जाता है। आपको मुझे लग रहा समझ आ गया होगा इसके अंदर। अब आता है सेम काम, डेप्यूटी स्पीकर का सेम काम वही होता है जो स्पीकर का होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पैनल ऑफ चेयरपर्सन। पैनल ऑफ चेयरपर्सन मैंने आपको बताया था, पहले स्पीकर होते हैं, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उसके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। मान लीजिए स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल होंगे। अब डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन हम इलेक्ट करते हैं, उन पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक पर्सन प्रिसाइड कर लेता है हाउस में, लोकसभा में। द स्पीकर कौन नॉमिनेट करता है, द स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। जो ये पैनल है इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 10 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, 10 मेंबर्स होते हैं। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से जो 10 मेंबर का चेयरपर्सन बना है इसमें से कोई एक मेंबर प्रिसाइड कर लेगा, ठीक है। इफ द सीट ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट, देखिए एब्सेंट और वैकेंट में फर्क होता है, एब्सेंट होंगे तब ये भाग लेंगे, अगर वैकेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द लोकसभा। हेयर द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा टू परफॉर्म द स्पीकर्स ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम। समझ आई ये चीज, दोबारा समझाता हूं मैं एक बार इसको। देखिए मैंने बताया लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उनके बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है जिसमें टोटल कितने होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीकर वैकेंट है, स्पीकर की सीट या एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम कर सकते हैं। अगर डेप्यूटी स्पीकर की सीट खाली एब्सेंट है, खाली क्या है, एब्सेंट है, मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो इन 10 मेंबर में से कोई एक मेंबर स्पीकर का काम संभाल लेंगे। पर अगर ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है तब प्रेसिडेंट लोकसभा मेंबर्स में से ही किसी एक को स्पीकर प्रो टेम बना देंगे, और स्पीकर प्रो टेम का बस एक ही काम होता है, क्या, स्पीकर का इलेक्शन करवाना। आई बात समझ में, आगे होगी, इतने अच्छे समझाया मैंने इस चीज को।
तो स्पीकर प्रोटेम मैंने यही पे समझाया है इसके अंदर। ये मैंने आपको बता दिया था कि जब न्यू लोकसभा चुनी जाती है तो जो पिछली लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। जब नई लोकसभा आती है उसकी फर्स्ट सिटिंग से पहले स्पीकर अपनी सीट छोड़ते हैं एंड उसके बाद प्रेसिडेंट स्पीकर प्रोटेम बनाते हैं। स्पीकर प्रोटेम उनका बस एक ही काम है, स्पीकर का इलेक्शन करवाना न्यू लोकसभा के लिए। फर्स्ट पॉइंट यही है, सेकंड पॉइंट भी यही है। अब स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलवाते हैं? ओथ क्वेश्चन आया हुआ है। स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट खुद दिलवाते हैं। स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट खुद दिलवाते हैं। स्पीकर प्रोटेम प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड ऑफ लोकसभा। हिज मेन ड्यूटी इज टू add minister oath to the new members. He also enables the house to elect a new speaker. बस इस वीडियो में इतना ही है। इसमें मैंने आपको लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का बता दिया। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का क्लास होगी। हैव अ गुड डे।